नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मुस्लिम जमात को लेकर तरह तरह के विवादित बयान जो आते रहते हैं, ये सामाजिक सौहार्द का क्या हाल बनाएंगे, क्या उनको बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने इस विषय पर एक लेख लिख करके ये कहा कि मुसलमानों को तो वोट का अधिकार जो है वो वापस उनसे ले लेना चाहिए, क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं। अभी ये मामला निपटता कि आज बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने परिवार नियोजन न अपनाने वालों पर इस वजह से उनके वोटिंग अधिकार छीनने की बात कही है। पहले से भी ये विवाद में रहे हैं। कारण बताओ नोटिस दिया पार्टी ने, पता नहीं उसका क्या हुआ। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मुसलमानों को बार बार सवालों के घेरे में क्यों खड़ा किया जाता है, और इस डर्टी पॉलिटिक्स का मकसद क्या है, और क्या वोट बैंक की राजनीति सिर्फ मुसलमानों को लेकर ही होती है और सिर्फ खास तरह की पार्टियां करती है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दरअसल बहुत ही बड़ा पैनल आज हमारे साथ जुटा है। हमारे साथ है मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम, बीजेपी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा, शिवसेना की नेता मनीषा कायंदे, एनसीपी के नेता नवाब मलिक, नई दुनिया के संपादक शाहिद सिद्दीकी और बीजेपी के समर्थक जफर सरेशवाला। बड़े मेहमान हैं, काफी लोग हैं। कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों से अच्छी बहस हो, न कि शोरोगुल वाली बहस हो। पहला सवाल श्रीकांत शर्मा जी आपके लिए लेकर के आऊंगा। आपकी पार्टी, आपके नेता, आपके सरकार के लोग कहते हैं कि एक ही मजहब है आपका, वो है भारत का संविधान। उस रोशनी में ये जो बात संजय राउत ने कही, और हमको लगा कि हम वहीं तक चर्चा करते, साक्षी महाराज और मौका नहीं देते, उन्होंने भी जो कहा आपको मालूम है। उसके बाद डिफेंस क्या है आपका? फिर सफाई करेंगे, लीपापोती करेंगे और फिर हम पर इल्जाम लगाएंगे कि आप लोग मीडिया में फालतू तूल दे रहे हैं इसको। संजय जी, ये देश संविधान से चलता है, किसी के संपादकीय या किसी के बयान से देश नहीं चलता है। जो भी बयान उन्होंने दिया है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, और ये उनका अपना बयान है और इसका जवाब उनको ही देना चाहिए। इसके उनके बयान के लिए हम यहां नहीं बैठे हैं। जी बिल्कुल। देश में अगर कोई 18 साल की उम्र पार करता है तो उसको वोटिंग राइट है, और हमारी सरकार का ध्येय है, और ध्येय नहीं है, हमारे सरकार के काम में भी आपको दिखता है। बयानबाजी कोई कुछ भी करता रहे, लेकिन हमारी सरकारें संविधान से चलती हैं। हमारी राज्य सरकारें भी संविधान से चल रही हैं, और हमारी केंद्र की 10 महीने की सरकार भी संविधान से ही चल रही है। तो इसलिए अगर कोई बयान देता है संपादकीय लिखकर, मैं मानता हूं कि उस तरह के बयानों का हमारी सरकार पर तो कोई इफेक्ट है नहीं। हमारी नीतियां स्पष्ट हैं, हमारा नेतृत्व स्पष्ट है, और हमारे यहां कोई इस तरह के बयान जो देने वाले हैं उनके बारे में भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे यहां सिर्फ और सिर्फ हमारा एजेंडा इस देश का डेवलपमेंट कैसे हो, इस देश के किसान के खेत को पानी कैसे मिले, बिजली कैसे मिले, हमारा एजेंडा बड़ा फोकस है। ठीक है, आइए। और हमारे को इन बयानों से कोई हमें डाइवर्ट नहीं कर सकता। आप इन बयानों से डाइवर्ट नहीं होंगे। मनीषा जी, आपने सुना, इनका कहना है कि शिवसेना जवाब दे, आप हमसे क्यों पूछते हैं। आपको भी दरअसल संजय राउत को हम बुलाना चाहते थे, वो नहीं आए, आप उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप भी ये काम बिल्कुल वोट पॉलिटिक्स के लिए आपकी पार्टी ये काम कर रही है। संजय राउत दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी वाले क्या मराठी वोट और हिंदू वोट लेके जाएंगे, मैं बताता हूं कि कैसे वोट लाऊंगा। इसीलिए इतना खराब बयान उन्होंने दिया है, और आपको इसका डिफेंस नहीं करना चाहिए मैडम। देखिए, आपने मुझे बुलाया है शिवसेना की भूमिका बताने के लिए, बयान करने के लिए, तो वो मैं उसी प्रकार से करूंगी। पहली बात तो यह है कि कितने लोगों ने आर्टिकल वर्ड बाय वर्ड हर एक शब्द पढ़ा है। मैं मानती हूं कि काफी लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा। सिर्फ वो एक लाइन जो लिखी है, जो माननीय बाला साहब जी ठाकरे ने कही थी, और वो भी एक ओपन पूरे मैदान में शिवसेना एक सभा में उन्होंने कहा था। देखिए, जब भारत पाकिस्तान 2 देश बने, उन्होंने लिखा तो इसीलिए था कि ये हाईलाइट हो, इसीलिए 500 शब्द और लिखे होंगे, लेकिन हाईलाइट करने के लिए लिखा। देखिए, अब ऐसा है कि जब 2 देश बने, उसके बाद जो कुछ मुसलमान यहां पर रहे, कुछ पाकिस्तान में रहे, वहां की एक हिस्ट्री उस प्रकार से किस प्रकार मुसलमानों को एक वोट बैंक करके देखा। जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज जो कहती है कि हम धर्मनिरपेक्ष है, मगर सही मायने में जो धर्मनिरपेक्ष इस शब्द का अर्थ नहीं समझते,
उसका विपर्यास करते हैं और मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक। आज आप देखेंगे कि हमारे देश में जो गरीब ईमानदार मुसलमान हैं, क्लैरिफाई कर दीजिए ना हमारे सामने पॉवर्टी में है। नहीं, आप ये क्लैरिफाई कर दीजिए, समाज के साथ लाने की जरूरत है मैडम। तो ये जो मुसलमानों की स्थिति है, आप ये क्लैरिफाई कर दीजिए कि मुसलमानों के वोट को वापस लेने की बात बिल्कुल नहीं हो सकती। संजय राउत ने गलत कहा। देखिए कौन वोटिंग राइट वापस ले सकता है? ये तो एक रिटोरिक स्टेटमेंट था। मैं इसका हिंदी में रिटोरिक स्टेटमेंट उनको क्यों देना चाहिए? नहीं क्यों देखिए अभी जो MIM जो पार्टी अस्तित्व में आई है, जिस प्रकार का वो समाज के अंदर जहर भर रही है, जो यूथ है मुसलमान, जो ईमानदार है, पढ़े लिखे हैं, उनको भड़काने का काम कर रही है, समाज के अंदर दो अलग अलग गठ बनाना चाहती है और ये MIM को कंट्रोल करने की जरूरत है। मुझे बताइए कि आज ओवैसी और उनके भाई जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ बक रहे हैं, कोई उस पर कोई आपत्ति नहीं कोई जता रहा है, मगर जो सामना में जो लिखा है उस पर ज्यादा आपत्ति हो रही है। और मुझे लगता है ये एक राय का पहाड़ बनाने की कोशिश चल रही है 2 दिन से। जी आइए राय और शामिल करते हैं इसमें। संजय अनुपम जी, एक तरफ मैं शिवसेना से ये पूछ रहा हूं कि देखिए आपको नहीं कहना चाहिए, बड़ा गलत है, लेकिन इतना इनको स्पेस तो दे दिया जाए कि जब बीजेपी अपना अस्तित्व बनाने के लिए यहां जो पॉलिटिक्स कर रही है, डिस्परेशन उसका है, इसीलिए मराठी हो या हिंदू हो इस फ्लैंक को ये छीन पाए, उसकी कोशिश में बोला गया है और हम लोगों को इसमें ज्यादा मिर्च मसाला नहीं लगाना चाहिए। संजय राउत भी वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसको ये माने ना माने, हम और आप मान सकते हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाहे MIM हो या संजय राउत या शिवसेना, दोनों वोटों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और दोनों की मैं निंदा करता हूं, निषेध करता हूं। मेरा बड़ा प्रश्न यह है कि संजय राउत का आलेख छपे 36 घंटे से ज्यादा हो गए, सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? अगर वो सहमत नहीं है संजय राउत के बयान से और शिवसेना के इस विचारधारा से, तो क्या सरकार को कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए? क्या मुंबई पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी रहेगी? किसी व्यक्ति ने जहर उगलने वाला लेख लिखा है और समाज को 2 हिस्सों में बांटने वाला लेख लिखा है और अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई IPC की धारा लागू नहीं होगी। मेरी मांग है कि संजय राउत को गिरफ्तार करिए, सामना के खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन संजय राउत के साथ साथ MIM के ओवैसी ब्रदर्स ने बांद्रा के उपचुनाव के दरमियान जो जहर उगले हैं, उन ओवैसी बंधुओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यहां पर सहमत हूं कि MIM के लोग जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं उससे और कुछ नहीं, मुस्लिम समाज की भावनाओं को भड़काने का काम हो रहा है। तो दोनों पार्टियां, एक हिंदू समाज की भावना, दूसरा मुस्लिम समाज की भावना, हमारे बीजेपी के साथी कह रहे हैं कि हम सहमत नहीं है, अनफॉर्चुनेट है। ये अनफॉर्चुनेट नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है, पाप है, और इस पाप के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अगर कार्रवाई नहीं करती, इसका मतलब सहमत है और साक्षी महाराज जी ने एक भूमिका रख दी है। तो अपने तमाम साधुओं से जो एक जहर उगलने वाली हेट पॉलिटिक्स करते हैं उनको मना करिए, और अगर आप मना नहीं करते, इसका मतलब नफरत की राजनीति के कोख से जो पैदा हुए हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री भी शिवसेना के इस बयान से सहमत है, क्योंकि ये जानबूझ के नफरत उगलते हैं वोटों के पोलराइजेशन के लिए, समाज में ध्रुवीकरण पैदा करने के लिए, और उसी ध्रुवीकरण के जरिए इनकी सरकार बनी है। तो अब जब सत्ता में आए थे तो आते समय क्या बोले थे? अच्छे दिन आएंगे, महंगाई दूर होगी, काला धन आएगा, उसके बाद लोगों को रोजगार मिलेंगे, और सत्ता में आने के बाद ये जाति, समाज और मजहब के आधार पर जी बिल्कुल श्रीकांत जी निंदनीय है। जी श्रीकांत जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले बाकी मेहमानों की क्विक राय मैं ले लूं बहुत संक्षेप में। सबसे पहले शाहिद भाई, राजनीतिज्ञों के पास फिर से जाऊं, उसके पहले एक इंडिपेंडेंट राय के तौर पर आप बताइए कि ये जो हो रहा है, जिसमें श्रीकांत शर्मा, टू बी फेयर ऑन हिम, कह रहे हैं कि हम इसको बिल्कुल समर्थन नहीं करते, उन्होंने गलत कहा और हमारा अटेंशन आप लोग डाइवर्ट नहीं कर सकते, तो एक तरीके से तो वो सफाई दे रहे हैं, हमको इसको मान लेना चाहिए। संजय जी, मैं 3 बातें कहना चाहूंगा बहुत संक्षेप में। पहली बात तो यह है कि ये शिवसेना का फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वो आज तक मराठी मानुष की वोट बैंक पॉलिटिक्स करती आई, पर अब क्या है कि उन्होंने हिंदुत्व की वोट बैंक पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, उसमें वो कंपटीशन में आ गए बीजेपी से और बीजेपी हिंदू वोट ले गई, तो आज उनका फ्रस्ट्रेशन वहां पर है, वो हिंदू वोट लेना चाहते हैं। अब पहली बात। दूसरी बात यह है कि शिवसेना और MIM एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को खुराक देते हैं, दोनों जो है इस तरह की पार्टियां एक दूसरे को बढ़ावा देती हैं, जिंदा रखती हैं, एक दूसरे के सहारे चलते हैं। लेकिन तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में एक बात सारी दुनिया देख के हैरान होती है कि इस देश
देश में बहुत कुछ हुआ, लेकिन यहाँ के 20 करोड़ मुसलमान जो हैं उनमें से 1 दर्जन भी कहीं आतंकवादी नहीं बन सके। इस देश का मुसलमान कभी आतंकवाद के साथ नहीं गया। उसका कारण क्या है कि ये लोकतंत्र है। उसका कारण यह है कि मुसलमान को अपना गुस्सा निकालने के लिए उसको वोट का प्रयोग करता है, बैलेट का प्रयोग करता है, बुलेट का प्रयोग नहीं करता है। यहाँ का मुसलमान जो है वो आतंकवाद की तरफ नहीं जाता, क्योंकि वो अपने सारी भड़ास जो है अपने वोट के द्वारा निकालता है। जिस दिन वोट छीनने की बात करेंगे आप जो है इस देश में बैलेट की पॉलिटिक्स खत्म करके बुलेट की पॉलिटिक्स करना चाहेंगे, और ये देश के लिए खतरनाक है, मुसलमान के लिए नहीं। इसलिए इस तरह की बात करना, सोचना भी मैं समझता हूं कि देश के हित में नहीं है। और जिस तरह की बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई पूरे देश को मिलकर करनी चाहिए। कांग्रेस या बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट या इसमें पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए। बिल्कुल, ये क्योंकि ये आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि कितना खतरनाक बयान है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे पूरे क्षेत्र के लिए कितने भारी हो सकते हैं। नवाब, इस वक्त पूरी दुनिया जो है कगार पे खड़ी है बर्बादी के, और इस्लामी दुनिया खड़ी है, और यहाँ का मुसलमान नवाब से लड़ रहा है, जूझ रहा है उस आतंकवाद से। जी नवाब मलिक साहब, आपकी भी राय इसमें सुनना चाहूंगा मैं, और वो इस विषय पे सुनना चाहूंगा कि देखिए थोड़ा अगर हम लोग फेयर तरीके से पूरा लेख पढ़ें तो उसमें संजय राउत यही कह रहे हैं कि बाकी पार्टियों ने जिस तरह का काम किया, एमआईएम वाले जिस तरह की जुबान बोल रहे हैं उससे माहौल खराब होता है। तो इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग मैंने ये बात इसलिए कही है कि मुसलमानों की हालत सुधरे, वो रियलाइज करें कि उनको इस्तेमाल नहीं होना है। इतने वर्षों में इस्तेमाल होकर के उनकी हालत कौन सी सुधरी है? तो एक तरीके से वो कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए तो संजय राउत की बात के बारे में कुछ तो आपको मानना होगा कि वो जो हाईलाइट कर रहे हैं वो पॉइंट तो सही है। ऐसा है पुगलिया जी, 14 तारीख को बांद्रा ईस्ट का चुनाव खत्म हुआ और 15 तारीख को ये लेख लिखा गया। शिवसेना 14 तारीख के बांद्रा के चुनाव को एमआईएम के कंधे पर सवार होकर लड़ना चाहती थी। वहां पे जिस तरह से मुस्लिम मतदाताओं ने सूझबूझ के साथ मतदान किया है, 15 तारीख के दिन वो परिस्थितियां साफ हो जाएंगी। अब उनको ये चाहिए कि कोई भड़काऊ चीजें हो। औरंगाबाद के चुनाव हो रहे हैं, एमआईएम के कंधे पे सवार होकर फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर वो मुसलमानों के सही हित ऐसे हैं, उनकी चिंता उन्हें सता रही है, तो 5% आरक्षण का निर्णय जो पिछली सरकार ने लिया था, इस सरकार ने रोक रखा है, शिवसेना सरकार में है, उसे लागू कर दे तो कुछ तो मुसलमानों की हालत सुधरेगी। जहां तक सवाल है मतों के अधिकार को छीनने का, इस देश में संवैधानिक अधिकार छीने नहीं जा सकते। और इस तरह की बात करके कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने की बात करने वाले लोग हैं। इनके नेता के अपने मताधिकार को कोर्ट ने छीन लिया था। इनके नेता तानाशाह बनने की बात करते थे। जो लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते इस तरह की बातें करते हैं। जहां तक राजनीति का सवाल है, एमआईएम के कंधे पे सवार होकर शिवसेना एक भूत खड़ा करना चाहती है और लोगों को, जो बहुसंख्यक समाज है, उसको पोलराइज करके वोट हासिल करना चाहती है। आप वर्तमान में देखेंगे तो इसी तरह मुस्लिम लीग का भूत खड़ा करके उसके सहारे चुनाव करते रहे, बाद में अन्य दलों के सहारे चुनाव लड़ते रहे। और यहां तक इतिहास है कि बनातवाला साहब के साथ एक चुनाव में पूरी तरह से वंदे मातरम को लेकर मुंबई शहर को पोलराइज किया गया और नतीजा आए तो दोनों लोग एक साथ मिलकर मेयर बना लिए और एक ही साझा मंच पे दोनों ने स्पीचें की। ये इनका इतिहास है। ये वोटों को पोलराइज करने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं, जो बांद्रा में इनको बहुत परेशानी का बास बना है। 15 तारीख के दिन नतीजे बताएंगे। जी जफर भाई, अगर मैं इसको थोड़ा सा बात को अलग अंदाज में कहूं और ये कहूं कि ये नेता ये काम करते हैं, पार्टियां ये काम करती हैं, दोनों तरफ वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलती है वगैरह वगैरह, इसमें इस नतीजे पर पहुंच जाना कि इससे मुसलमान अपने को असुरक्षित महसूस करेगा, इसलिए हम लोग बड़े फिक्रमंद हो जाएं, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है वो ये सब चीजों को डिस्काउंट करके चलता है और हम लोग इस बात को कहीं बढ़ा चढ़ा करके तो प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि भाई मैं बीजेपी का ना समर्थक हूं ना मुखालिफ हूं। मैं नरेंद्र मोदी साहब का समर्थक हूं, इसलिए मेरा बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है। और बात यानी वो जो राउत साहब का स्टेटमेंट है, यानी मुझे तो अफसोस होता है, हंसी आ रही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का, एक पार्टी का ऑर्गन और ऐसी बेहुदा बात उसमें लिखते हैं, तो ये एक पॉलिटिकल क्लास कितना गिर सकता है, ये उसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि क्या लेवल पे जा सकते हैं। मैं उससे एक आगे बात कहूंगा कि ये बेचारों को पता नहीं है कि अब हम 2015 में जी रहे हैं, 21st सेंचुरी में, और हमारा वोटर जो है बहुत एस्पिरेशनल है। वो तो शिवसेना ने देख लिया कि उनका क्या हाल बना, इनका हाल क्या बना, क्या सीटें लेकर आए थे, और जब ये सीनियर पार्टनर थे उससे जूनियर बन गए। तो ये तो शायद इनको अब अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखने की जरूरत है। हिंदू भी इन बातों से अब लुभाने वाला नहीं है, ना मुसलमान लुभाने वाला है।
इसलिए कि मुसलमान भी ये देखना चाहता है कि उसको जॉब्स कौन दे सकता है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर कौन दे सकता है, उसके हेल्थ के इश्यूज को कौन देखेगा। ये सारी चीजें हैं। ब्रेड एंड बटर पर पॉलिटिक्स अब जी जाएगी और ब्रेड एंड बटर पर मुल्क आगे चलने वाला है। ये 80 और 90 की बातें हैं। अब हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। ये बेचारे अब इनको खुद अपने हाल पर देखना चाहिए कि क्या हुआ इनका इलेक्शन। ये जो पॉइंट जफर भाई उठा रहे हैं, देखिए इसमें दम है कि हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ चुका है। आप लोग पुराने किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अभी आपकी चुनाव में भरपूर पिटाई हुई है आपकी पार्टी की, उसके बाद आपकी हालत खराब है। आप फिर पुराने औजार अपना रहे हैं और इसका कोई फायदा नहीं होने वाला सिवाय इसके कि समाज का माहौल आप लोग बिगाड़ें। मैं जवाब दूं? जी देखिए, ये आर्टिकल बांद्रा का जो इलेक्शन की वोटिंग की जो डेट थी उसके पहले नहीं लिखा गया है, उसके बाद में लिखा गया है और उसमें कोई मैलिशियस इंटेंशन नहीं था। जफर भाई को मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनको बचाया माननीय बाला साहब जी ठाकरे जी। इन्होंने उनकी जो थिंकिंग थी, उनकी जो सोच थी, मैं अन्य सभी पार्टियों से पूछना चाहती हूं। जब ओवैसी ने कहा कि मैं 80 करोड़ हिंदुओं को 15 मिनट में खत्म कर दूंगा, तो कहां गए थे नवाब मलिक जी, कहां गए थे संजय निरुपम जी? देखिए और एक मिनट जब वो लोग बात कर रहे थे तो मैंने इंटरप्ट नहीं किया है, और तो आप बताइए, यूपी का शासन था तब हज हाउस हमने बनाया। दूसरी बात, मस्जिदों को एक्स्ट्रा FSI न कांग्रेस ने दिया न किसी अन्य दल ने दिया, वो दिया तो बीजेपी शिवसेना ने। यहां पर बीजेपी और शिवसेना आपस में लड़े, इस प्रकार की परिस्थिति अगर कोई निर्माण करना चाहता है तो वो होने वाली नहीं है। हम सरकार में हैं और सरकार में लोगों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। टोल मुक्त करने का वादा जो था वो हमने उसकी शुरुआत कर दी है और यही बात लोगों को हजम नहीं हो रही है। आपने अपने उस विषय पर, मूल विषय पर अपनी राय रख दी। एक मिनट, मैं और एक बात जोड़ना चाहती हूँ। देखिए, आर्टिकल में ये तो नहीं लिखा, शिवसेना पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से कोई पत्र नहीं लिखा है, या तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस को पत्र नहीं लिखा है। माहौल खराब, ये देखिए, और कोई वोटिंग का अधिकार नहीं छीन सकता है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे से कहती है कि आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, नहीं ठीक है, आपने अपना तो ये एक रेटोरिक है। तो ये लोग बाकी सब आर्टिकल नहीं पढ़ रहे हैं, मगर एक लाइन उठाकर उसी के ऊपर चल रहा है। जी। आइए अब इसके पहले कि मैं श्रीकांत जी आपके पास आऊं, संजय निरुपम जी आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो मूल बात है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स को लगातार करके आप लोगों ने बड़ा फायदा उठाया, उसके काउंटर में जो सामने वाले राइवल हैं, बीजेपी हो या शिवसेना हो, वो अपना एक नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं और आप वाले वोट बैंक की पॉलिटिक्स को अटैक कर रहे हैं, अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को खड़ा कर रहे हैं। आफ्टर ऑल गेम तो लेजिटिमेट है, थ्योरी की बात अलग है, गेम तो लेजिटिमेट है। देखिए, ये बीजेपी शिवसेना का दुष्प्रचार रहा है कि कांग्रेस पार्टी वोटों की पॉलिटिक्स करती रही। सच है कि कांग्रेस पार्टी ने जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, मजहब के नाम पे कभी भी लोगों से वोट नहीं मांगा। हमेशा इमाम साहब के पास जाते थे लोग। हम ही ऐसे हैं जो इमाम साहब के पास जाते तो साधु जी महाराज के पास भी जाते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि MIM की पार्टी सिर्फ उन 80 बूथों पे काम कर रही थी जहां पर मुस्लिम वोट है बांद्रा में, और शिवसेना सिर्फ बाकी उन 180 से 80 बूथों पे काम कर रही थी जहां हिंदू वोट है। तो ये दो पार्टियों की तकलीफ ये है कि ये हिंदू से आगे नहीं निकल सकते, मुसलमान से आगे नहीं निकल सकते। लेकिन कांग्रेस पार्टी सारे 260 बूथों पे काम करती रही और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की भूमिका स्पष्ट है कि संविधान ने सबको जीने का हक दिया है, सबको वोटिंग का राइट दिया है, सबको साथ में लेकर चलने का विचार है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी कभी कोई भेदभाव का काम करती है। इनका एक दुष्प्रचार है। एक मैं आखिरी बात कह देता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि शिवसेना और MIM दोनों का राजनीतिक आचरण संदेहास्पद है और इस आधार पर निश्चित तौर पर इस सरकार को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, दोनों के राजनीतिक आचरण की छानबीन के लिए एक कमेटी, एक इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन के दायरे में रहते हुए काम करना चाहिए ताकि इनके चुनाव लड़ने के ऊपर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। वरना जो वोटों के पोलराइजेशन के आधार पर चुनाव जीतते हैं वो जानबूझ करके तमाम धमकी और थ्रेटनिंग के बावजूद इस तरह की हरकत करते रहते हैं। ये हरकत अब कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। ये बात संजय, अब ये एक नया युग है। अब
अमित शाह जी को बता दूं मैं, ये कांग्रेस की सरकार थी जिसने अकबरुद्दीन को अंदर डाला था और कई महीनों तक जेल में रखा था। तो हम चुपचाप नहीं रहते। हाँ, अब आपको भी जेल में डालना चाहिए, ऐसी मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी। और उसमें जो इन्होंने अभी मलिक साहब ने कहा कि दोनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे लगता है कि वो बात जो है एक प्रकार से एक संतुलित नजरिया सामने रखती है। आइए श्रीकांत जी, आप अपनी सब राय सुन चुके हैं, आप अपनी बात रखें, लेकिन उसके पहले मैं एक सवाल जोड़ देना चाहता हूं। फिर से वही साक्षी महाराज, उन्होंने कहा खाली वोटिंग राइट क्यों छीनेंगे, इनको तो बच्चे भी नहीं पैदा करने देना चाहिए। ये वही शख्स है जिसको आपने नोटिस दिया था। नोटिस का क्या हुआ ये हमको मालूम नहीं है। उसके बाद ये फिर ऐसे बयान दे रहे हैं। आप कहते हैं कि आप हमारा अटेंशन मत डाइवर्ट करिए। आप ये कह करके ऐसी ताकतों को बल देते हैं कि तुम बोलते रहो, क्योंकि हम तुम पर कार्रवाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये कह देंगे कि ये हमारा अटेंशन आप लोग डाइवर्ट मत करिए, हम तो अपने काम पर फोकस हैं। कहीं न कहीं आपकी चुप्पी और कार्रवाई न करना, अब यह सिलसिला बंद तो होना चाहिए कि नहीं? संजय जी, आपका सवाल का भी जवाब दूंगा और ये जो चर्चा में सुन रहा था और खासतौर से हमारे कांग्रेस के मित्र जो बातें उठा रहे थे उनका भी मैं जवाब दूंगा। कांग्रेस ने अब तक सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स की है इस देश में और इसलिए इनकी जमीन बिल्कुल नीचे से खिसक गई है। और आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि सैफरन टेरर, हिंदू आतंकवाद, राहुल गांधी के बयान, ये तमाम ऐसे बयान थे कि और इस तरह के बयान देने के लिए कांग्रेस माहिर है, जानी जाती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जनता ने बिल्कुल इनको दरनिकार किया है। जनता ने इनको कहा है कि अब छोड़ो, बस अब हमें गवर्नेंस चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। और अब इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो गवर्नेंस और डेवलपमेंट की बात ही नहीं करता है। कोई 4 बच्चे पैदा करने की बात करता है, कोई 10 बच्चे पैदा करने की बात करता है, कोई घर वापसी की बात करता है, कोई लव जिहाद की बात करता है। ये गवर्नेंस है। देखिए बीच में जी आइए आराम से चर्चा करते हैं। संजय जी 1 मिनट, आपने जी श्रीकांत जी आपने अपनी बात रखी। तो अब मेरा मूल सवाल, साक्षी महाराज तो आपकी पार्टी के हैं। आपके मूल सवाल का जवाब दे रहा हूं। हाँ, आपके मूल सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। ये देश, मैंने पहले भी कहा, किसी के बयान से नहीं चलता। हाँ, जनसंख्या इस देश में एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसका समाधान बयानबाजी नहीं है। उसका समाधान जिस तरह से सबकी सहमति, एक अवेयरनेस इस देश में आनी चाहिए, उस अवेयरनेस से ही इस समस्या का समाधान है। इस तरह के बयानों से इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि समस्याएं और उलझती हैं। और जहां तक ओवैसी बंधुओं की आप बात कर रहे हैं, ओवैसी बंधु इस देश में कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। और हमारे मित्र कह रहे थे कि हमें जेल की सलाखों के पीछे भेजा, विदेश भी भेजने का काम आपने ही किया था उसको। तो आप दोहरे मापदंड मत अपनाइए। इसीलिए आपका विदेश भेज रहे भाई की जनता ने किया है। हमने कोई कांग्रेस पार्टी आइए हम भी यहाँ पर विषय आपके प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे घूम रहे हैं, हर दिन विदेश जाते हैं आपके प्रधानमंत्री। जी अभी ये विषयांतर हो रहा है, ये विषयांतर हो रहा है। नवाब मलिक साहब कुछ कहना चाहते हैं। ऐसा है कि इस देश के अंदर जिस तरह से बीजेपी के हमारे मित्र कह रहे हैं कि हमारा बयान नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल संगठन है, जो संघ परिवार है, उसके अलग अलग 10 चेहरे हैं। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई डिनाई करेगा। इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है। एक तरफ तोगड़िया का बयान आएगा, कहीं वीएचपी के लोग बोलेंगे, कहीं बजरंग दल के लोग बोलेंगे, सरकार में रहने वाले अपने आप को उससे अलग करेंगे। तो ये 10 मुंह से बोलने वाले दल इस तरह से अपने आप को इन चीजों से अलग नहीं कर सकते। जो आपने बचपन से आपके लोगों को सिखाया है, उनकी जुबान से वही बातें निकल रही हैं। आपने मुसलमानों को आइसोलेट करके उनके खिलाफ वातावरण बना के हिंदुओं का मत हासिल करने की जो राजनीति की है, ये ज्यादा दिन चलेगी नहीं। पेट रोजी रोटी के सवाल पे ही देश चलने वाला है। मैं छोटा सा एक दोहा सुना दूं कि भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी, ले लो अपनी माला। राम मंदिर के समय भी आपने उठाया मुद्दे, लोगों ने आपकी कंठी माला निकाल कर फेंक दी, फिर रोजी रोटी पे राजनीति आ गई। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ज्यादा दिन आपकी राजनीति नहीं श्रीकांत जी, ये चर्चा तो अपनी जगह है। अंत में अगर मैं ये कहूं और उस पर आपका बिल्कुल छोटा सा जवाब लेना चाहूं तो आप क्या कहेंगे? क्या श्रीकांत शर्मा आज हमारे इस कार्यक्रम में ये कहेंगे कि संजय राउत और साक्षी महाराज दोनों का बयान निंदा करने लायक है और मैं इसकी निंदा करता हूं? देखिए, मैंने पहले ही स्पष्ट किया आपको कि ये देश किसी के बयान से नहीं चलता, ना हमारी सरकार किसी के बयान से चलती है। जहां तक हमारे एनसीपी के नेता कह रहे थे कि भूखे भजन ना होए गोपाला, निश्चित रूप से इन्होंने अच्छी बात कही है।
और 10 महीने से हमारी संजय जी सरकार का आकलन करेंगे। जिस तरह से मुद्रा बैंक की बात हमने कही है, उससे जो लाभ होने वाला है ना, वो गरीब परिवार को ही उससे लाभ होने वाला है। बिल्कुल। तो कुछ लोग बयानबाजी करने में भरोसा करते हैं और कुछ लोग काम करने में भरोसा करते हैं। बिल्कुल। तो हमारी सरकार काम करने वाली सरकार है। संजय भाई, सरकार बयानों में भरोसा करने मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है सर, मुझे माफ करिएगा और वक्त मेरे पास नहीं है। प्रोड्यूसर मुझे आदेश दे चुके हैं, लेकिन ये चर्चा थमने वाली नहीं है, क्योंकि कोई और नेता निकल आएगा, कोई और बयान दे देगा और हम अपने इन्हीं मेहमानों के पैनल को बुला करके फिर इसकी चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल मुझे यहां विदा लेना होगा आप लोगों से। सभी मेहमानों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।